नमस्कार, स्वागत है आपका 15 संभाग 15 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हार को लेकर बनी कांग्रेस की कमेटी रायपुर पहुंच गई है। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता और हरीश चौधरी की सदस्यता वाली ये कमेटी अगले कुछ दिनों तक राज्य में रहकर हार की वजह ढूंढेगी, संगठन को मजबूत करने पर विचार करेगी और पार्टी हाईकमान को बताएगी कि आखिर कमी कहां है। रायपुर पहुंचने पर एआईसीसी की तरफ से बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली का जोरदार स्वागत किया गया। पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू और तमाम नेता इस मौके पर मौजूद रहे। मोइली की अगुवाई वाली ये कमेटी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार की समीक्षा करेगी। वीरप्पा मोइली का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं, संगठन के पदाधिकारियों और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर हार और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। For this time, our Lok Sabha elections has shown the place of Narendra Modi. Narendra Modi, was thinking that he will come with the absolute majority. His party has not come out with the excellent majority. Whatever drama he has played, that did not happen, and ultimately it is for Modi to realize where he has gone wrong. It is not for the Congress. ये कमेटी लोकसभा का चुनाव हारे उम्मीदवारों से मिल रही है, उनका पक्ष भी जान रही है। हम लोगों ने अच्छे से चुनाव लड़ा है और सब लोगों का संयुक्त प्रयास रहा है। जीत हार चलती रहती है, आने वाले समय की तैयारी करेंगे। कांग्रेस की ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाएगी और जानने की कोशिश करेगी कि पार्टी की हार की वजह क्या है, संगठन की स्थिति क्या है और आगे पार्टी कैसे मजबूत हो सकती है। कमेटी इन तमाम मसलों पर विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आला कमान को सौंपेगी, जिस पर पार्टी की आगे की प्लानिंग बनाई जाएगी। रितेश गर्ग, विस्तार न्यूज, भिलाई। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर से संवाददाता अनमोल तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, क्या कारण रहे हार के? इन कारणों को जानने के लिए कमेटी पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ और अब इन कारणों की जांच की जाएगी। बिल्कुल ऋतु, देखिए बहुत बड़ी बैठक कांग्रेस की हो रही है, अभी जारी है बैठक। और बैठक में देखिए तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत जितने भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आए थे। और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया था कांग्रेस के तरफ से हार की समीक्षा के लिए, तो वीरप्पा मोइली भी जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक जारी है और खंगाला जा रहा है कि आखिरकार क्या वजह रहा, क्या कुछ कारण रहा जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में भी हार हुई, उसके बाद अब लोकसभा चुनाव में। तो अब देखिए मुख्य तौर पर हार की समीक्षा के साथ साथ आगे की भी रणनीति के लिए तैयारी की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में प्रदेश में नगर निकाय के भी चुनाव है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी किस तरीके से उतरेगी, क्या कुछ रहेगा, संगठन में क्या कुछ बदलाव हो सकता है, इन सभी तमाम पहलुओं पर भी निर्णय लिए जाएंगे। और एक विस्तृत रिपोर्ट जो है ये कमेटी जो है आला कमान को सौंपेगी और उसके बाद जो है संगठन को लेकर के भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ऋतु, बिल्कुल कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और फैसले लेना जरूरी भी है, क्योंकि समीक्षा की जाए और उसके बाद क्या कुछ रणनीति होगी उस पर भी नजर होंगी। फिलहाल अनमोल, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तैयारी, और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, जिन्हें आज जमानत मिली और जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं हेमंत सोरेन। तो बता दें हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं, जमानत आज उन्हें दे दी गई है। तो रांची जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। आज झारखंड हाईकोर्ट की ओर से जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। 6 महीने बाद उन्हें राहत मिली है। बता दें 31 जनवरी की रात ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था और जमानत याचिका जो हेमंत सोरेन की ओर से लगाई गई थी, उस जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई भी पूरी हो चुकी थी। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में पिछले 3 दिनों तक सुनवाई हुई और अदालत ने दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आज जमानत दी गई और ये तस्वीरें देखिए, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रांची जेल से रिहाई हो चुकी है। रांची जेल से रिहा हुए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। तो करीब 6 महीने की गिरफ्तारी के बाद आखिरकार आज जमानत मिली और आज रांची जेल से हेमंत सोरेन को राहत मिली है और जेल से
हेमंत सोरेन रिहा हो गए हैं। 31 जनवरी की रात ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था और आखिरकार आज जमानत के बाद उनकी रिहाई हुई। और बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार के साथ सुरक्षा बल भी काम कर रहे हैं। कोशिश है कि चर्चा के माध्यम से नक्सलवाद को खत्म किया जा सके और इसी को लेकर आज एक बैठक भी हुई। रिपोर्ट देखिए। नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार का एक्शन लगातार जारी है। अब तक सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों को मार गिराया है, तो वहीं सैकड़ों नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। साथ ही प्रदेश के विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई। राजधानी रायपुर के सर्किट हाउस में हुई इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के साथ राज्य पुलिस के हाई लेवल ऑफिसर मौजूद रहे, जिसमें कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की गयी। हम लोग को सरकार में आए 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। और उस क्षेत्र में लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित करके और नियत निलानार योजना का शुरुआत करके लोगों तक सरकार की जो योजना है उसको पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद हमेशा से सियासत के केंद्र बिंदु में रहा है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस ओर कई कारगर कदम भी उठाए गए। तो वहीं यूनिफाइड कमांड की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर भी चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो यूनिफाइड की आज बैठक हुई और इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता खुमन साहू हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। खुमन, बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक रही, कई महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए, चर्चा हुई और कई वरिष्ठ लोग इसमें मौजूद भी रहे। क्या कुछ ज्यादा जानकारी बैठक को लेकर? देखिए रितु, बैठक खत्म हो गई है। बैठक में जो सरकार के द्वारा नियत निर्णय योजना जो चलाई जाती, मेरा अच्छा गांव कहने का मतलब है जो आसपास पुलिस के जवानों के द्वारा कैंप लगाए जाते हैं, तो उनके आसपास जो लगे गांव है उसको कैसे विकसित किया जाए, कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इस पर मुख्य तौर से चर्चा हुई है। जिस तरीके से पिछले 6 महीनों में सरकार ने कामकाज किया है उसी तरीके से सरकार आगे भी काम करेगी। एक तरीके से सरकार चर्चा का दौर जो है वो जारी रख रही है, दूसरी तरीके से रणनीति बना रही है किस तरीके से नक्सलवाद को पीछे धकेला जाए, खत्म किया जाए। यही कारण है कि सरकार के तमाम जो आला अधिकारी है वो बैठक में मौजूद रहे, खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, गृह मंत्री भी मौजूद रहे। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ सरकार कैसे कामकाज करेगी, क्योंकि पुनर्वास नीति भी सरकार लाने जा रही है, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है कि किस तरीके से जो नक्सली है उसको मुख्य धारा से कैसा जोड़ा जाए, उस पर भी चर्चा की गई है। और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ सरकार जो है नक्सलवाद को खत्म करना चाहती है। इसके लिए डेडलाइन भी तय किया गया है, 2 वर्ष में खत्म करना है, तो उसको जी बिल्कुल खुमन, क्योंकि जो दावे सरकार ने किए और हम देख भी रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद नक्सलवाद पर प्रहार की कोशिश भी लगातार जारी है और आज की बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण इसी कड़ी में रही है। फिलहाल शुक्रिया खुमन आपका जानकारी के लिए। और इधर ईवीएम और निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म हो चुकी है। रायपुर मेयर एजाज ढेबर की अगुवाई में पार्षदों का दल राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचा और राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह से मुलाकात भी की। एजाज ढेबर ने नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम की जगह मतपत्रों से कराने की मांग की है। विस्तार न्यूज ने एजाज ढेबर से खास बातचीत की, सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर जी हमारे साथ हैं। आज ईवीएम का विरोध करने आए थे और इनका कहना है कि जो निकाय चुनाव हैं उनमें प्रत्यक्ष तरीके से जो चुनाव हो वो बैलेट के जरिए हो। क्या क्या बातचीत हुई? देखिए, हम लोग ईवीएम का विरोध करने नहीं आए थे। पिछली बार की तरह हम भी चाहते थे कि इस बार जो इलेक्शन बैलेट पेपर से हुआ पिछली बार और कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आई, इस बार भी हम बैलेट पेपर से ही हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर हो, क्योंकि बैलेट पेपर में लोगों को भरोसा है। हम 3-4 बात की, हमने परिसीमन की बात की, हमने बूथ की बात की,
हम लोग करीब 5-6 मांगों को लेकर यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी हम जो भी बातें आपने रखी है उसकी हम समीक्षा करके जो भी होगा इसका एक उचित निर्णय पे हम पहुँचेंगे। भाजपा के पार्षद ढोल नगाड़ा लेके घुस जा रहे हैं, आपके ऑफिस में बजा रहे हैं, ढम ढम थाली पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। सबको चुनाव लड़ना है, किसी को विधानसभा लड़ना है उपचुनाव, किसी को महापौर चुनाव लड़ना है, तो वो लोग सब लोग अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के घर पहुंच गए आप, आज राज्य निर्वाचन आयोग पहुंच गए। चुनाव में बहुत कम टाइम है, अब रोज ऐसे ही गतिविधियां देखने को मिलेंगी, कहीं ना कहीं दस्तक आप देते रहेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट दस्तक। देखिए हम लोग ये राजनीतिक वो नहीं है, मतलब ये राजनीतिक हम लोग नाटक नौटंकी नहीं है। अगर हम जिस मुद्दे को लेके जा रहे हैं वहाँ पर भी गए, हमारे पास एजेंडा था चौड़ीकरण होना चाहिए। वो चौड़ीकरण को छोटा मोटा नहीं है, मतलब पिछले कई दशकों से आ रहा है, 20 साल से चला आ रहा है कि वहाँ चौड़ीकरण होगा मगर नहीं हुआ। यहाँ पर भी आज हम लोग आए, बहुत बड़ा कारण है ईवीएम से नहीं, हम बैलेट पेपर से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परिसीमन बराबर हो। ठीक है, तो ये थे रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, बेबाकी से इन्होंने बातचीत की और चुनाव के लिए कमर इन्होंने कस ली है, तैयार हो गए हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग से जो मांगे इन्होंने की हैं वो सब कुछ आपको दिखा दिया, बता दिया और लगातार हर अपडेट आपको देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। नमस्कार। 26 जून से नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। कांकेर जिले में अभी भी 44 स्कूल के पास खुद का भवन ही नहीं है। यही नहीं, 146 स्कूल भवन जर्जर हालत में है, जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। आलम यह हो चुका है कि स्कूली बच्चे कहीं शिक्षक के घर में तो गांव के गोटुल में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चे यहीं पढ़कर अपना भविष्य बिगड़ रहे हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्र आमाबेड़ा के ऊपर कामता गांव में प्राथमिक स्कूल भवन ही नहीं है। यहां 30 बच्चे पढ़ाई करते हैं। पुराना स्कूल भवन 6 साल पहले जर्जर हो चुका है, छतों से सरिया निकल चुका है। ग्रामीणों ने नए स्कूल भवन की मांग कई बार की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो प्राथमिक स्कूल के शिक्षक सामने आकर अपने घर में बच्चों को पढ़ाने लगे। कहते हैं ना, शिक्षा के प्रति समर्पण और जुनून एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों से कभी अलग नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही शिक्षक मंगल राम ने कर दिखाया और पिछले 4 साल से अपने कच्चे मकान में शिक्षक स्कूली बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं और उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। इस वक्त मैं जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र आमाबेड़ा के ऊपर कामता गांव में हूँ। आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ। ये प्राथमिक भवन है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जर्जर स्थिति में है। इसकी मरम्मत तक नहीं हो सकती है इस भवन की, इतनी ज्यादा जर्जर स्थिति में है। हमारे साथ यहाँ के जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या स्थिति है यहाँ की स्कूल का, बताइए। यहाँ की स्कूल का जो है सर, 2011 से मैं यहाँ पदस्थ हूँ। 2011 से लेकर आज तक यहाँ के बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है और बिल्डिंग ना होने के कारण मैं कई सालों तक अपना घर में झोपड़ी बना करके बच्चों को पढ़ाया। मैं आगे भी जो है कांकेर के स्कूल भवनों की तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्कूल भवन विहीन है और जर्जर स्कूल भवनों में बच्चे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। जर्जर होने के कारण सर, हमारे जो सेंडी सर हैं वो अपने घर में पढ़ा रहे थे सर। उसके बाद ये अभी बगीचा में जो लाड़ी बना है सर, वहाँ भी पढ़ा रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से मतलब बिजली ना गिर जाए ऐसे सोचकर हम साथ में संचालन करवा रहे हैं सर मिडिल स्कूल। पंचायत कोतकुड़ है, आश्रित ग्राम ऊपर काम है। ये तो यहाँ तो लगभग 10 साल हो गया है। स्कूल जो प्राथमिक शाला उसमें लगभग 2 साल भरने था, उसमें तो अभी तो पूरा जर्जर हालत में है। ये तो हमने आपको बता दिया कि कैसे शिक्षक के घर में स्कूल संचालित हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर कामता गांव से 7 किलोमीटर दूर पगडंडी और जंगल के रास्तों को पार कर हिरनपाल गांव आता है, जो नक्सलियों का मजबूत गढ़ है। हिरनपाल में आदिवासी का नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक का केंद्र गोटुल में पिछले 8 सालों से स्कूल भवन संचालित हो रहा है। इसी कच्चे खपरेल के गोटुल भवन में बच्चे अपना भविष्य संजो रहे हैं। जहां बारिश के 4 महीने पानी टपकने के चलते बच्चे इस गोटुल में संचालित हो रहे स्कूल भवन में नहीं आ पाते। ये दूसरा जो है हिरनपाल है, जहाँ गोटुल में जो है स्कूल संचालित हो रही है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है ये खपरेल का एक जगह है जो अक्सर जो है बस्तर के
बीहड़ इलाकों में जो गोटुल संचालित होते हैं वहां इसी तरीके से रहता है। हमारे साथ शिक्षक भी है, इनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा ये बताएंगे। सर क्या नाम है आपका? ये गुलाब सिंह पटेल। गुलाब सिंह पटेल। कब से संचालित हो रहा है सर यहाँ? यहाँ 2 साल से सर। स्कूल नहीं है यहाँ? नहीं। क्या क्या समस्याएं आती है? यहाँ तो कई समस्या है सर। पढ़ाने में बहुत दिक्कत होता है सर। यहाँ सब अब गांव का ये एक भवन है, गांव वाले सामाजिक कार्यक्रमों में उपयोग करते हैं। तो जब उन लोग इन कार्यक्रमों में उपयोग करते हैं तो सामान को इधर उधर जो पोस्टर वहाँ देख रहे हैं ना, आधे पोस्टर तो उन्हीं लोगों के से फट गया। हाँ, जिले में कुछ स्कूल हैं जो क्षतिग्रस्त होने के कारण भवन विहीन है, तो उनमें वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विद्यालयों का संचालन व्यवस्थित रूप से विगत सत्र से ही किया जा रहा है और भवन स्वीकृति के लिए प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। कांकेर में 677 स्कूल भवनों की मरम्मत का काम शुरू हुआ, जिनमें से 344 कार्य पूरे हो चुके हैं। 310 कार्य प्रगति पर थे, जिसे 15 जून तक पूरा कर दिया गया। वहीं भवन विहीन स्कूल भवनों को लेकर अधिकारी कहते हैं कि अभी शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और स्कूल भवन संचालित किए जा रहे हैं। ये अधिकारी के अपने तर्क हैं, लेकिन हालात ये हैं कि जिले के भवन विहीन स्कूल या तो सामुदायिक भवन में संचालित हो रहे हैं या शिक्षक के घर में तो कहीं गोटुल में। कांकेर से विस्तार न्यूज के लिए तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे संवाददाता तामेश्वर सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तामेश्वर, ये तस्वीरें, ये स्कूल के भवन सवाल यही खड़े करते हैं कि आखिर इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, कैसे इन बच्चों का भविष्य बनेगा? तो चलिए फिर से हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी तामेश्वर से जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और आप तस्वीरें देख लीजिए। झोपड़ी में पढ़ने को बच्चे मजबूर हैं। कांकेर में बिन भवन के हैं स्कूल। हाई स्कूल 103 है, जिसमें से भवन विहीन है 17 और जर्जर स्थिति में 9 स्कूल हैं। ऐसे में हायर सेकेंडरी स्कूल की अगर बात की जाए तो 140 हायर सेकेंडरी स्कूल में से भवन विहीन है आज, और जर्जर स्थिति में 4 स्कूल हैं। सवाल कई तरह के खड़े होते हैं। हमारे सहयोगी तामेश्वर भी जुड़ गए हैं। तामेश्वर, आंकड़े बताते हैं कि हालात कितने बदतर हो चुके हैं, जर्जर भवन में है स्कूल, और इसके साथ ही अब बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये भी सवाल खड़ा होता है। देखिए ऋतु, स्कूल जतन योजना के तहत जो है नक्सल प्रभावित हो या अंदरूनी क्षेत्र हो, उन स्कूलों का मरम्मत करना था। जो भवन विहीन स्कूल है उनको बनाना था, लेकिन इस शिक्षा सत्र तक न नए स्कूल भवन बने हैं, न स्कूलों का मरम्मत हुआ है। आलम यह है कि लोग जो बच्चे हैं वो त्रिपाल के लगाकर नीचे पढ़ने को मजबूर है, कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पढ़ने को मजबूर है, यहाँ तक जो गाँव का गोटुल होता है वहाँ पढ़ने को मजबूर है। लगातार इस मामले में जो है अधिकारी कर्मचारी संज्ञान में लाने के बाद भी जो है अब 5 नहीं सुधरी है। लगातार जो है उस शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। जी बिल्कुल बिल्कुल तामेश्वर, लंबा इंतजार बच्चों ने भी किया, उनके अभिभावकों ने भी किया, लेकिन सवाल है कि आखिर ये स्थिति कब सुधरेगी। फिलहाल तामेश्वर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इधर खबर है मनेन्द्रगढ़ के भरतपुर से, जहां के लरकुंडा के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक पर मनरेगा योजना के तहत होने वाले काम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यहाँ गैबियन वॉल और चेक डैम निर्माण में सरकारी पैसे का गबन किया गया, साथ ही जिन मजदूरों ने इस काम में मजदूरी की है उनको भी भुगतान नहीं किया गया। इस गेबियन वॉल और डैम के नाम पर सरकारी पैसे निकाल लिए गए। लरकोंडा ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक, सरपंच और सचिव पर आरोप है कि तीनों ने मिलकर थोड़ा बहुत काम करवाया, पुराने काम को नया बता दिया और सरकार की तरफ से आई रकम हड़प ली। इस ग्राम पंचायत में गेबियन वॉल और बोल्डर चेक डैम बनाने के लिए राशि आई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि कागज पर डैम तो बना लिया, लेकिन इसके नाम पर आई रकम को डकार दिया। गैबियन और बोल्डर चेक स्वीकृत हुआ था, जिसको आज तक मेरे को पता नहीं है कि कितना स्वीकृत है और कितना नहीं है, जो कि सरपंच और रोजगार सहायक सचिव के द्वारा किसी बिना प्रस्ताव के, बिना बैठक के, बिना जानकारी का जो बोल्डर चेक और गैबियन बनवाया गया है, जो कि वो सब पुराने स्थिति का जो बोल्डर चेक है उस पुराने स्थिति में नया बोल्डर चेक बना करके उसकी पैसा हरण ये लोग किए हैं, जो कि सब फर्जी है। जो थोड़ा बहुत काम करवाया भी, उसमें जिन लोगों ने मजदूरी की थी उन्हें भी उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। गैबियन वॉल और
बोल्डर चेक डैम जो स्वीकृत हुआ था, इसमें से कि उप सरपंच के माध्यम से पिछले दो तीन विगत वर्ष पहले वाटर सेट के माध्यम से बनवाया गया था। उसी को रिपेयरिंग कर थोड़ा बहुत नया बोल्डर ला के उसमें डाल के और ये लोग बनवाए हैं और पैसा आहरण कर लिए गया है। अब जब ग्रामीण विरोध जता रहे हैं तो सरपंच देवलाल राम का कहना है कि मनरेगा के तहत जो भी काम किया गया है वो रोजगार गारंटी के तहत होता है, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हाँ, मनरेगा द्वारा जो भी काम कर रोजगार गारंटी के अधिकारी रोजगार शाख द्वारा कराया जाता है, मेरे को कोई जानकारी नहीं। राज्य सरकार मनरेगा के तहत प्राकृतिक जल धाराओं, नालों पर चेक डैम के निर्माण को बढ़ावा दे रही है। इसमें गेबियन वॉल के साथ ही चेक डैम बनाया जाता है। ये एक छोटा डैम होता है जिसमें थोड़ा पानी जमा होता है। इसे अमूमन खाई दलदली जैसी जगहों पर बनाया जाता है जहां जल प्रवाह की गति को कम किया जा सके। चेक डैम पत्थर, मटर, बजरी से भरे सैंड बैग और लौंग से मिलाकर बनाया जाता है। इस गेबियन वॉल और चेक डैम को बनाने में सरकार भरपूर मदद कर रही है, लेकिन पंचायत स्तर पर इसमें इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं जिस पर जांच और एक्शन की दरकार है। अविनाश चंद्र, मनेंद्रगढ़, विस्तार न्यूज। और चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं भोपाल से, जहां मानसरोवर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। फिर गौरवान्वित हो रही है अपनी उस आभा कीर्ति के साथ। पहले तो विश्वविद्यालय का नाम ही इतना अच्छा है, मानसरोवर। कैलाश धाम, कितना सुंदर कल्पना की है। और मानसरोवर को मानस धाम क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि परमात्मा की एक अलौकिक लीला वहां अपने आंखों से देखी भी जा सकती है और महसूस भी किया जा सकती है। पूरी पृथ्वी पे एक ही स्थान है, वो उसको मानसरोवर के, जहां ओंकार की ध्वनि स्वतः ही अपने आप गुंजायमान होती। वो उसका कारण कोई जल में ढूंढते हैं, कोई वायुमंडल में ढूंढते हैं, कहाँ से होता, कहाँ होता, क्या है मालूम नहीं। लेकिन यह सत्य है कि साक्षात ईश्वर का जहाँ आपसे साक्षात्कार हो जाए वो स्थान मानसरोवर कहलाया जाता है इस पृथ्वी पर। और एक बार जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री के लिए, जिन्होंने हमारा वो गौरवशाली पक्ष को एक बार फिर सबके सामने लाए। काल के प्रवाह में मानसरोवर हमारे हाथ से थोड़ा सा छिटक गया था। चाइना वालों ने कहा कि ये हमारे रास्ते से जाएंगे, इतने परमिट देंगे, इतने नहीं देंगे, पता नहीं कितने झंझट लगाई। आज पहचान है वो एक ही प्रदेश और मध्य प्रदेश का दिल भोपाल, यह आनंद के साथ इस कार्यक्रम का साक्षी बन रहा है। मैं अपनी ओर से सभी सम्मानित, जिनको मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया, अलग अलग क्षेत्र की बड़ी बड़ी हस्ती, परम पूज्य गुरु जी, आपका अपना भगवान श्री कृष्ण पर हमारे बहुत सुंदर पद्धति से आपने आध्यात्म की दुनिया से सबको जोड़ने का प्रयास किया। पूरे दुनिया में नाम है और आप कथा का विश्राम देकर केवल इस मंच पर सम्मान ग्रहण करने आए हैं और यहीं से वापस दुबई जाने वाले हैं। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। और कितना सुंदर संयोजन किया है। भगवान कृष्ण की 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, व्यक्ति कैसा निष्णात होता है। आपके मुखारविंद से वो सब हम सुनते हैं, लेकिन यहाँ तो ये सब कुछ रंगमंच की तरह अपना सारे रंगों का समुच्चय बना करके इंद्रधनुषी रंग के साथ आपने रंगारंग कर दिया है। यहाँ रघुवीर यादव जी से लगा करके कथाकार, कहानीकार, संगीतकार, अलग अलग क्षेत्र की सभी विभूतियों को ला करके एक मंच के ऊपर शिक्षा केवल हमारे लिए एक कागज का टुकड़ा नहीं, मार्कशीट का कागज नहीं,
शिक्षा वो जो हमारे जीवन को भी तारे और हमारे हाथ में परमात्मा की दया से वो यश प्रदान करे जिससे अमिट छाप पड़ जाए, जो दुनिया में हमारा अंकन करके जाने कि कोई पृथ्वी पे ऐसी आत्मा आई थी। ऐसे एक नहीं अनेकानेक उदाहरण भरे पड़े और इसी धरती पर ऐसे ऐसे जवाब और ऐसे ऐसे उदाहरण भी मिले कि ज्ञान के बलबूते पर इंद्र की सभा भी शर्मा जाए। पृथ्वी पे एक मौका ऐसा भी आया जो बुद्धिमानों की प्रतियोगिता हो रही और बुद्धिमान में अष्टावक्र जब आते हैं 8 जगह से हड्डी टूटी फूटी और कोई व्यक्ति बुद्धिमत्ताओं की दृष्टि से अपना व्याख्यान देने के लिए जब मंच पे बढ़े तो स्वाभाविक रूप से जो शरीर सौंदर्य के रसिक होते हैं उनकी निगाह में तो लगेगा कि ये क्या हो रहा है। ये उसी प्रकार से है जो स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया था। अष्टावक्र जब हाथ पांव की हड्डी टूटे टूटे आते हैं तो अष्टावक्र ने अपनी बात रखी तो लोगों ने हंसी उड़ाते हुए कहा कि ये भी अपनी बात कहेंगे। हाँ, उनने कहा आप चमड़े के ज्ञानकार हो और मैं ज्ञान की बात करने आया हूँ। ये जवाब से उनने उस समय भी चमत्कृत किया था कि यहाँ हमारे देश के अंदर सदैव ज्ञान की पूजा रही है और विज्ञान के जगत में ज्ञान का क्या महत्व है आज के इस दौर से ज्यादा कौन समझ सकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी मेधा संपन्न एक से बढ़कर एक लोगों का, हम अजीत डाभोल की केवल बात करें जो 10 साल होगा रिटायरमेंट के बाद, लेकिन प्रतिभा के बलबूते पर अजीत डाभोल जी को भारत का सबके सामने सुरक्षा सलाहकार बनाया और सुरक्षा सलाहकार भारत का कैसा होना चाहिए, दुश्मन को उसके घर में जाकर मारने की हिम्मत दिलाने का काम अजीत डाभोल के माध्यम से माननीय मोदी जी की सरकार ने दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया। तो प्रतिभाओं का सम्मान, प्रतिभाओं का संयोजन और खास करके मानद उपाधियों के माध्यम से ये मंच गौरवान्वित हुआ। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः बधाई और विनम्रता के साथ मैं आपसे बीच में ही जाने की अनुमति चाह रहा हूँ। मैंने थोड़ा विघ्न किया है। मैंने कहा हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे लोकप्रिय विधायक जी, ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और ये मेरा काम थोड़ा आप मदद करेंगे इस भावना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बड़ी खबर आपको बता दें, एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। नशा मुक्ति को लेकर कैबिनेट मंत्री कुशवाहा ने एक अजीबोगरीब सुझाव दिया और कहा कि बाजार में ना पिए, घर ले आए शराब। ये कहना है नारायण सिंह कुशवाहा का। उन्होंने कहा महिला बच्चों के सामने शराब पिएंगे तो उन्हें शर्म आएगी, इससे धीरे धीरे शराब पीने की लत छूट जाएगी। नशा मुक्ति को लेकर कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने ये अजीबोगरीब सुझाव दिए हैं कि बाजार में ना पिए, घर लेकर आए शराब। तो कैबिनेट मंत्री ने कहा कि महिला बच्चों के सामने शराब पिएंगे तो उन्हें शर्म आएगी और इससे धीरे धीरे शराब पीने की लत भी छूट जाएगी। नशा मुक्ति को लेकर मंत्री जी का यह अजीबोगरीब सुझाव सामने आया है। एक मंच पर संबोधित करते उन्होंने ये सुझाव दिया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। मेरा पति दारू न पिए, पहले तो उसे इस तरीके से बताएं कि आप बाजार में कहीं मत पियोगे, आप तो ले आओ और खाना खाओ, मेरे सामने पियोगे। सामने पिएंगे उनकी लिमिट कम होती जाएगी, धीरे धीरे वो बंद के कगार पे आ जाएगा। उसे शर्म ये आएगी कि मैं अपनी पत्नी या बच्चों के सामने शराब पी रहा हूँ। और इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ संवाददाता विवेक पांडे भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, एक अजीबोगरीब सुझाव दिया है नशा मुक्ति को लेकर। नारायण सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि शराब घर में लाकर पिए, बच्चों के सामने लाकर पिए। देखिए, यही सुझाव उनको अपनी सरकार को देना चाहिए। जब आबकारी पॉलिसी बने तो ये सुझाव उनको देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में तमाम सारी महिलाएं जिनके पति शराब पीते हैं वो अपने पति को घर में बैठकर पिलाएं। ये सरकार को उनको सुझाव देना चाहिए। लेकिन जब पब्लिक फोरम पे हो, कम से कम ऐसी बातें ना करें। जब मध्य प्रदेश में शराब बंदी की ओर सरकार एक तरफ कदम उठाने जा रही, दूसरी तरफ मंत्री का ऐसा बयान ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता क्या है। और कांग्रेस तो पूरी तरीके से नारायण सिंह कुशवाहा के इस्तीफे तक की मांग कर चुकी है। ये बात हम अभी कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात जब शराब मुक्ति की जब ये अभियान की जब शुरुआत हो रही थी तब ये नारायण सिंह कुशवाहा का ये बयान आया था और ये कह रहे थे कि महिलाएं
अपने पति को कहें कि वो घर में शराब आके पिए, लिमिट में पिए, माता पिता और परिवार के साथ शराब पीने की सलाह दे डाली। तो ये इनका अजीब गजीब एक इनका बयान जो है अब वो चर्चा में है। हालांकि इस पर सफाई जरूर आनी बाकी है मंत्री की तरफ से, वो ये कह देंगे कि मैंने एक कार्यक्रम में कहा था, लेकिन ये जो बयान अब जो आया है ये मध्य प्रदेश में सियासी हलचल जरूर पैदा कर चुका है, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे बयान को लेकर ये कह रही है कि इस मंत्री का इस्तीफा लिया जाना चाहिए, यानी कि नारायण सिंह कुशवाहा से अब इस्तीफे की मांग कांग्रेस कर रही है। कुछ ही देर में नारायण सिंह कुशवाहा से हम भी पूछेंगे कि आखिर वो इस बयान को कैसे देखते हैं और क्यों दिया ये बयान, जब मध्य प्रदेश में सरकार शराबबंदी की कोशिश कर रही है और मंत्री ऐसा बयान दें कि घर में महिलाएं अपने पति को कहें कि वो घर में आके शराब पिए। तो ऐसे में अजीबोगरीब सुझाव तो ये है। इसके साथ ही एक मौका भी कांग्रेस को दिया है नारायण सिंह कुशवाहा ने। अब देखना होगा कि मुद्दा कितना बुनता है। फिलहाल शुक्रिया, बने रहेगा, और भी जानकारी आपसे लेंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनावों की बात करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद और बजट सत्र से पहले मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी किया गया है। राज्य के मोहन सरकार ने गुरुवार देर रात 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया गया। एक बार फिर 14 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पदभार ग्रहण करने के बाद प्रदेश में पहले भी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की थी, जिसमें जनवरी में 19 आईएएस अफसरों को बदला गया था। इसके बाद अब एक बार फिर बड़ा तबादला किया गया है, जिसमें कई आईएएस अफसरों को बदल दिया गया है। जिन आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं उनमें एसीएस स्तर के विनोद कुमार आदिम जाति अनुसंधान के संचालक बनाए गए हैं। जेएन कंसोटिया को महानिदेशक प्रशासन अकादमी की जिम्मेदारी मिली है। सुदाम खाड़े नए जनसंपर्क आयुक्त बनाए गए हैं। एम सेलवेंद्रन बने हैं किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के सचिव। हरजिंदर सिंह होंगे राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक। रश्मि अरुण शमी बनी खाद्य नागरिक आपूर्ति के प्रमुख सचिव। बाबू सिंह जमोद होंगे रीवा के संभाग आयुक्त। रघुराज बने एमआर तकनीकी कौशल शिक्षा विकास विभाग के सचिव। वहीं लगातार हो रहे अधिकारियों के तबादले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है और कांग्रेस प्रदेश सरकार को जमकर घेरती हुई नजर आई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ट्रांसफर का अधिकार सरकार को है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, क्या उन्हें सरकार के आसपास रहना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, कोई भी अधिकारी यहाँ से वहाँ है, ठीक है, सरकार का अधिकार है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है, चाहे कई ऐसे लोग हैं जिनका मैं आपको विधानसभा में भी नाम बताऊंगा, क्या ऐसे लोगों को सरकार के आसपास रहना चाहिए? ये सरकार को खुद को मंथन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोहन सरकार ने पहली बार अधिकारियों के तबादले किए हों। इससे पहले भी जनवरी में बड़े पैमाने पर अफसरों के ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन उस समय भी विपक्ष ट्रांसफर को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था और इस बार भी तबादलों को लेकर सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और ज्यादा जानकारी के लिए ज्यादा विवेक पांडे हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। विवेक, देखिए, बजट सत्र आने वाला, मॉनसून सत्र आने वाला है, जिसमें बजट भी पेश किया जाएगा। चुनावों के रिजल्ट भी हाल ही में घोषित हुए हैं, लेकिन इसके बीच में एक बड़ी प्रशासनिक फेरबदल मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। बिल्कुल ऋतु, कल मंत्रालय में बड़े स्तर पे प्रशासनिक सर्जरी की गई है। मंत्रालय में 2 एसीएस स्तर के अधिकारियों को मंत्रालय से बाहर पोस्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात है विनोद कुमार और इसके अलावा जेएन कंसोटिया, ये दोनों ही बड़े अधिकारी थे, एसीएस थे और दोनों ही चीफ सेक्रेटरी की रेस में थे। इन दोनों को मंत्रालय से बाहर कर दिया है। फिलहाल मोहम्मद सुलेमान मंत्रालय में है। माना जा रहा है कि जुलाई में एक लिस्ट निकलेगी प्रशासनिक सर्जरी की, उसमें उनका भी नाम शामिल रहेगा। डीपीआर बनाए गए हैं सुदाम खाड़े, ग्वालियर संभाग के कमिश्नर थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश जनसंपर्क के आयुक्त बनाए गए हैं। ये दूसरी बार है कि वो जनसंपर्क विभाग के आयुक्त बने हैं। इसके अलावा कई संभाग के कमिश्नर के भी तबादले किए गए हैं और प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के तबादले किए गए हैं। जहां तक मेरी जानकारी में ऋतु है, तो पिछले 7 महीने के अंदर मोहन सरकार में करीब 190 से अधिक आईएएस और एसएएस स्तर के अधिकारियों के तबादले किए जा चुके हैं। लगभग 70% कलेक्टर बदले जा चुके हैं। एसपी का भी यही तरीका है, यानी कि मध्य प्रदेश में एक नई सिरे से नई जमावट बनाई जा रही है। और सबसे पहले तो जैसे ही आचार
संहिता खत्म हुई तो मुख्यमंत्री मोहन सचिवालय ने अपने सचिवालय में अधिकारियों की पदस्थापना की। एसीएस राजेश राजौरा को वहां बनाया। इसके अलावा 2 पीएस बनाए गए। पहली बार मुख्यमंत्री सचिवालय में 2 पीएस बनाए गए हैं और 1 एसीएस बनाया गया। अभी तक उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये एसीएस की व्यवस्था थी मुख्यमंत्री सचिवालय में, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिला कि एसीएस मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठ रहे हैं। इसके अलावा करीब 26 अधिकारियों के कामकाज का बंटवारा कर दिया गया है। जुलाई के मानसून सत्र के बाद ये आसार है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है और इसके साथ ही कर्मचारियों के तबादले पर भी सरकार बैन हटा सकती है। और भी कई कर्मचारियों के और भी कई अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं। एक बार फिर से फेरबदल देखने को मिल सकता है विवेक, लेकिन ये भी बताएगा कि मुख्य सचिव को लेकर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। ऋतु, अंदर खाने की खबर यह है कि सितंबर में वीरा राणा मौजूदा मुख्य सचिव हैं, उनका कार्यकाल खत्म होगा। फिलहाल वो एक्सटेंशन पे चल रही थी। आचार संहिता लागू होने की वजह से मार्च में उनका एक्सटेंशन रिवोक कर दिया गया था, यानी बढ़ा दिया गया था। अब ऐसे में अगर सरकार चाहे तो उनको हटा भी सकती है। फिलहाल उनके पास माध्यमिक शिक्षा मंडल का प्रभार है, बतौर अध्यक्ष है वहाँ की और मध्य प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी है। ऐसे में अगर मोहन सरकार उनको हटाना चाहती है तो कभी भी मंत्रालय से बाहर यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन फिलहाल ये संभावना है कि जुलाई या फिर अगस्त में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति हो जाएगी। इसके पीछे की वजह है कि राजेश राजौरा को मुख्यमंत्री सचिवालय में बतौर एसीएस बनाया गया है और प्रबल दावेदार राजेश राजौरा है और 2004 में ये 2004 में उज्जैन में बतौर कलेक्टर थे और आज 2024 है वो मुख्यमंत्री सचिवालय में बतौर एसीएस है। तो 20 साल बाद एक बार फिर अभी 14 अधिकारियों के तबादले हुए और फिर उसके बाद देखना होगा कि मानसून सत्र के बाद क्या कुछ फेरबदल मध्य प्रदेश में होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और देखिए 1 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। विपक्ष सरकार को बहुत से मसलों पर घेरने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष की तैयारियों पर विस्तार न्यूज ने उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे से भी खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं आपको। 1 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत होनी है। विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने से पहले विपक्ष कई मुद्दे उठाने की बात कर रहा है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी हैं। सर, 1 जुलाई से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या तैयारी विपक्ष की? पूरी तैयारी है। जो विपक्ष का कार्य है उस दायित्व का निर्वहन करेगी कांग्रेस। जो जनहित के विषय हम उनको उठाएंगे, जो छात्र हित के, किसान हित के विषय हम उनको उठाएंगे, सरकार से चर्चा करेंगे, सरकार को आईना भी दिखाएंगे और सकारात्मक पहल करेंगे कि अच्छे निर्णय की तरफ सरकार आगे बढ़े। रही बात क्योंकि बजट सत्र है तो बजट को लेकर के भी इस बात की हम लोग भी चिंतन करेंगे कि भाई इतना जो कर्ज सरकार ला रही है इसको कैसे चुकाया जाएगा आने वाले समय में। बजट किन कारणों से लेना पड़ रहा है कि अनावश्यक बजट तो नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि पूर्व का भी बजट अभी तक जो है लैप्स हुआ नहीं है और वो यूज़ नहीं हुआ है। तो सरकार की मंशा है 3 तारीख को बजट लाने की। ये सबसे शर्मनाक बात है कि सरकार 3 तारीख को बजट लेकर के आ रही है और 3 तारीख को छात्रों से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण विषय सारे चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित अतारांकित प्रश्न सारे विधायकों के लगे हुए हैं। तो सरकार नर्सिंग घोटाले को, अपने कुकर्मों को दबाने के लिए, इन चर्चाओं से भागने के लिए 3 तारीख को बजट पेश कर रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत शर्मनाक बात है। सरकार को चर्चा तो इस पर करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं करेंगे तो दूसरे माध्यम से, लेकिन सरकार इस चर्चा से भाग नहीं पाएगी। मैं समझता हूँ नीट भी बहुत बड़ा विषय है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा ये जो नर्सिंग घोटाला है ये उससे भी बड़ा विषय है। प्रदेश की नर्सिंग काउंसिल और प्रदेश के पूर्व मंत्री इसमें संलिप्त है, उनके संरक्षण में ये सब हुआ है। तो मैं समझता हूँ इसलिए उसको यहाँ पर उठाया जाएगा और इस विषय को जो है सरकार से इस पर जवाब तलब किया जाएगा। तो हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी थे, जिन्होंने कहा कि विधानसभा के सत्र को लेकर तैयारी पूरी है। नर्सिंग फर्जीवाड़ा जैसा मुद्दा हो जो विधानसभा में उठाएंगे। फिलहाल बजट को लेकर भी इन्होंने कहा कि बजट को लेकर भी कहीं ना कहीं जिस तरह 3 तारीख को बजट आ रहा है उसे लेकर बातचीत की। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। इधर रायपुर में कांग्रेस की समीक्षा बैठक को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। बैठक में गुटबाजी पर फूटा है कवासी लखमा का गुस्सा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि बैठक में गुटबाजी पर कवासी लखमा का गुस्सा फूट पड़ा। वीरप्पा मोइली समेत वरिष्ठ नेताओं के सामने उनका गुस्सा फूटा। बस्तर में हार के लिए गुटबाजी को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। दूसरे नेताओं ने भी संगठन के कामकाज को लेकर सवाल उठाए हैं। तो बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंची है आज और बैठक के साथ जांच की जा रही है, हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, कवासी लखमा जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया, हालांकि इस चुनाव में वो जीत नहीं पाए, लेकिन आज जो बैठक हुई उस बैठक में उनका गुस्सा भी जमकर फूटा है।
बिल्कुल ऋतु, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि इस बैठक में देखिए तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और खासकर जो बस्तर से प्रत्याशी बनाए गए थे कांग्रेस के कवासी लखमा, उनका गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पार्टी के अंदर गुटबाजी हुई, यही वजह रहा कि लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद देखिए कि पार्टी के जितने भी वहाँ पर नेता थे उन सभी ने भी एक एक करके जो है अपनी बात रखी पार्टी आलाकमान के पास, क्योंकि देखिए वीरप्पा मोइली जो है वो फैक्ट फाइंडिंग के अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में ये बैठक चल रही थी। सचिन पायलट भी वहाँ थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे। तो कवासी लखमा जो थे अंदर में खुलकर ये बात रखे कि पार्टी में गुटबाजी के कारण जो है पार्टी को नुकसान सहना पड़ा लोकसभा में, यही वजह रही कि हम 10 सीटें भी हार गए और बस्तर में खास करके गुटबाजी की वजह से बस्तर सीट गंवाना पड़ा। इसके अलावा देखिए रायपुर से कम प्रतिनिधित्व का भी मुद्दा उठा, क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि दुर्ग से आने वाले 4-5 प्रत्याशियों को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था। चाहे हम देवेंद्र यादव की बात कर ले, चाहे हम सरोज पांडे की बात कर ले, चाहे हम वहीं से आने वाले जो है दुर्ग से भी प्रत्याशी रहे। तो इस तरीके से ये भी रहा कि चर्चा हुई कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ किस तरीके से आगे ठीक किया जा सकता है, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद ठीक लोकसभा चुनाव में भी हार हुई, तो बहुत ज़रूरी था मंथन करना। और मंथन में ये कुल मिलाकर निष्कर्ष आया कि आपस में नहीं लड़ना है, मिलकर लड़ना है। और इसी बात का जो है सभी नेताओं को भी निर्देश दिया गया है। ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही अनमोल, देखिए बस्तर बेहद खास सीट हो जाती है, चाहे हम विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें। लेकिन जिस तरह से कवासी लखमा ने एक मुद्दा उठाया है गुटबाजी का, तो क्या दीपक बैच पर एक तरह से निशाना साधा गया है? आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जिसके नेतृत्व में ये पूरा चुनाव लड़ा गया, और अगर इस तरीके के पार्टी के एक बड़े नेता सवाल उठाते हैं, पूर्व मंत्री सवाल उठाते हैं कि पार्टी में गुटबाजी चल रही है, तो कह सकते हैं कि नेतृत्व पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया जाएगा, लाजमी तौर पर खड़ा किया जाएगा। क्योंकि दीपक बैच के ही नेतृत्व में जो है ये पूरा चुनाव लड़ा गया था। दीपक बैच सांसद भी रहे हैं बस्तर से, और अब जब बस्तर से कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया गया था और वो खुद आकर इस तरीके से बोलते हैं बैठक में, जो हमें सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमारे पास खबर है कि बहुत ज़्यादा उनका गुस्सा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुटबाजी बंद होनी चाहिए, तभी पार्टी का जो है विकास हो सकता है। बिल्कुल अनमोल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंची है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में अब ये कमेटी हार के कारणों की समीक्षा करेगी, जिसकी शुरुआत आज एक बैठक के साथ हो चुकी है। बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की करेंगे, जहां नगर निगम के खिलाफ सफाई ठेकेदारों ने मोर्चा खोल दिया है। निगम आयुक्त के ऑफिस के बाहर जमीन पर बैठे हैं ठेकेदार, और ठेकेदारों का करोड़ों रुपए का पेमेंट बकाया है। ठेकेदारों ने काम करना भी बंद कर दिया है। आदमपुर खंती में कचरे का ढेर लगा है, चारों तरफ बदबू फैल रही है, गंदगी फैल रही है, और सफाई ठेकेदारों ने अब मोर्चा खोल दिया है। आदमपुर खंती में कचरे का ढेर लगा हुआ है क्योंकि काम बंद हो चुका है, और ऑफिस के बाहर जमीन पर ठेकेदार बैठे हुए हैं। करोड़ों रुपए का पेमेंट अभी तक ठेकेदारों का बकाया है, और इसी को लेकर ठेकेदारों ने काम करना भी बंद कर दिया है। हमेशा से चर्चाओं में बने रहने वाले विदिशा जिले के सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। मामला खाद से जुड़ा है, जहां किसानों की परेशानी को देखकर विधायक खुद जमीन पर बैठकर खाद की किल्लत को लेकर अधिकारियों से बात करते नजर आए हैं। बरसात का मौसम आ चुका है और खरीफ की फसल की बोनी चल रही है। ऐसे में किसानों को खाद की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब किसान खाद के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचे, तो उनकी सुनवाई न होने पर क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा भी किसानों के साथ मैदान में उतर गए और बोले कि ये सरकार किसानों की सरकार है। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, प्रदर्शन चलेगा। विधायक जी ने कहा कि जब मेरे किसान भाई जमीन पर बैठ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता। सुना मैंने मध्य प्रदेश स्तर पर देखा कि मेरे क्षेत्र के किसानों को नीचे बिठाया गया, इसलिए मैं भी नीचे बैठ के बात करता हूं। मेरे किसानों का सम्मान ही मेरा सम्मान, हमारी सरकार का सम्मान है। ये किसानों की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, ये मोहन यादव जी की सरकार। सिरोंज खेती किसानी वाला इलाका है, जहां ज्यादातर लोग कृषि के काम में लगे हुए हैं। अब यहाँ खाद की किल्लत ने बड़ा रूप ले लिया है। खाद लेने के लिए किसानों को घंटों लंबी लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर होना पड़ रहा है। बावजूद इसके किसानों को जब खाद नहीं मिल रही है, तो किसान नीचे जमीन पर बैठकर अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में किसानों के दर्द को अपना दर्द समझकर विधायक उमाकांत शर्मा भी जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, मेरे किसान ही मेरा सम्मान है।
और उनके सम्मान में मुझे कुछ भी करना पड़े, इसके लिए मैं तैयार हूँ। अब देखना ये होगा कि विधायक जी के इस अंदाज पर अधिकारियों का क्या रुख रहता है। विस्तार न्यूज के लिए सिरोंज से ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर 1 जुलाई को विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होनी है। मानसून सत्र से पहले राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की और कहा कि विधानसभा सत्र को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। रही बात सत्र हंगामेदार रहने की, तो विपक्ष और पक्ष अपना काम करेगा। लेकिन इसी बीच आपको सुनवाते हैं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं। आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय महीने रहे हैं। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था और अंतोगत्वा न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। मैं न्यायालय का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन कभी कभी ये चिंता होती है कि जिस प्रकार वर्तमान समय में आज के दिन राजनेता, समाजसेवी, लेखक, पत्रकार तो आप सुन रहे थे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को, जिन्हें आज रांची जेल से राहत मिल गई है, बाहर आ गए हैं। और चलिए अब सुनवाते हैं आपको सचिन पायलट बैठक के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए थे चुनाव में जाने से पहले, वो 303 सांसदों के साथ चुनाव में उतरे थे और जब परिणाम आए तो 65-70 सांसद कम भाजपा के चुनकर आए और कांग्रेस पार्टी के जहां 50-55 सांसद थे, आज वो 100 से ज़्यादा हैं। हमारे सांसद दुगने हो गए हैं और ये जो संख्या बल में इजाफा हुआ है, इंडिया अलायंस को जो जनता का आशीर्वाद मिला है, वो इस बात का प्रतीक है कि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने चुनाव लड़ा था, चाहे वो संविधान की रक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो देश में एजेंसीज के दुरुपयोग का मुद्दा हो, किसान, नौजवान, बेरोजगार की आवाज़ उठाने का मुद्दा हो, उन मुद्दों को जनता ने स्वीकार किया। और भाजपा जो मुद्दे लेकर आई थी, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, 300 पार, 400 पार, और जिस प्रकार के भाषण दिए गए, मंगलसूत्र को छीनने की बात की गई, धर्म जाति की बात की गई, हिंदू मुसलमान की बात की गई, मंदिर मस्जिद की बात की गई, उन सब बातों को जनता ने पसंद नहीं किया। और इस लोकसभा का जो परिणाम आया वो एक खंडित जनादेश था। किसी भी दल को सरकार बनाने का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। जिस सरकार का निर्माण हुआ है वो एक गठबंधन की सरकार है, एक साझा सरकार है और अब देखना होगा भविष्य में क्या सरकार करती है और कहाँ तक इस बात को आगे ले जाती है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, आज हम सब लोगों ने, वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ चर्चा करी है और सब ने बहुत बधाई दी है राहुल गांधी जी को, जिन्होंने कार्य समिति के सर्वसम्मति से पारित हुए प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया और सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष चुनने का काम किया और राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष बनने के तुरंत बाद जिस प्रकार नीट जैसे मुद्दे को संसद में उठाया और उनको उठाने दिए जाने का मौका मिलना चाहिए था, दुर्भाग्यवश उनको बोलने नहीं दिया गया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है राहुल गांधी जी संसद के अंदर, संसद के बाहर तमाम मुद्दों को लेकर आएंगे, जनता की आवाज़ को बनेंगे और एक मजबूत विपक्ष बहुत बड़ी ज़रूरत थी इस देश की, जो आज हम लोगों को प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के संबंध में पूरे देश में AICC ने जिन राज्यों में और बेहतर करने की संभावना है, उन तमाम राज्यों में अलग अलग समितियों का निर्माण किया है। छत्तीसगढ़ में 2 वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली जी और हमारे राजस्थान के पूर्व सांसद और विधायक हरीश चौधरी जी को एक कमेटी बनाई है, जो कमेटी आके छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों से तमाम नेताओं से हम चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि आने वाले समय में संगठन को और मजबूती हम कैसे दे सकते हैं। जब चुनाव होने जा रहे थे तब छत्तीसगढ़ में हमारे 2 सांसद थे और इस बार हमारा
संख्या बल कम हुआ है, लेकिन जो दूसरी सीट हम हारे हैं बहुत कम अंतर से, कांकेर की सीट, वो 1800 वोट से हम हारे हैं। उस पर भी दोबारा कोर्ट के माध्यम से हस्तक्षेप हुआ है, प्रक्रिया को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी भाजपा का जो गैप था वो कम हुआ है। विधानसभा में जितनी सीटों पर हमको लीड मिली थी, लगभग 7-8 सीटों पे आज हमको ज़्यादा लीड मिली है। और कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर है उसमें भी इजाफा हुआ है, लगभग 5-6 लाख वोट हम लोगों को ज़्यादा मिला है पिछले चुनाव से। लेकिन हकीकत ये है कि हम 11 में से 1 पर विजयी हुए हैं और बाकी सीटों पर बहुत कम अंतर से हारे हैं। भविष्य में संगठन को, कांग्रेस पार्टी को यहाँ हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट AICC को हम लोगों को देंगे और उसके पश्चात हम लोग कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो हमारा समर्थक मतदाता है, उसकी संख्या में कहीं कमी नहीं आई है। मजबूती से बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है और इस सरकार ने सब कुछ किया, धन, पैसा, प्रशासन, पुलिस, सबका दुरुपयोग करने के बावजूद भी कांग्रेस के वोट शेयर में की कमी नहीं आई है। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे सचिन पायलट को। आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक छत्तीसगढ़ में हुई और इस बैठक के बाद बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं और क्या कुछ कांग्रेस की स्थिति है, इसे लेकर जानकारी दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश भर में अब मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मानसून की तस्वीर कुछ अलग ही देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ के मैनपाट का नजारा कुछ ऐसा है कि इसके आगे शिमला, मनाली भी फेल है। मैनपाट की खूबसूरती को दिखाने वाली इस खास रिपोर्ट को देखिए। तस्वीर कुछ ऐसी कि ऐसा लगे जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। हरियाली में बिछी ये सफेद चादर बादलों की है। प्रकृति का ये खूबसूरत मिलन बेहद मनमोहक है। ये नजारा शिमला या ऊटी का नहीं, बल्कि ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले सरगुजा जिले के मैनपाट की है। वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ ही प्राकृतिक सुंदरता का पर्याय है, लेकिन ये हिल स्टेशन पर्यटकों में कुछ खास स्थान रखता है और वजह है इसकी ये खूबसूरती। जहां प्रदेश भर में भीषण गर्मी के बाद मानसून की एंट्री हो चुकी है, वहीं अब बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में स्थित मैनपाट में भी इन दिनों मौसम खुशनुमा हो गया है। कश्मीर, शिमला, मनाली इस बड़े भूभाग वाली खूबसूरत जगहों में से एक उत्तर छत्तीसगढ़ का मैनपाट भी है। यहाँ हर साल हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। बादलों से ढकी हुई ये वादियां छत्तीसगढ़ में बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और इन दिनों मैनपाट के परपटिया में बादलों की अटखेलियों का नजारा कैद हुआ है। यहाँ हर साल बारिश के समय इसी तरीके की तस्वीर निकल कर सामने आती है। साथ ही यहाँ आकर्षक दृश्य देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो बादल भी जमीन से बात कर रहे हों। इससे रोमांचक स्थिति बन रही है। बता दें कि मानसून के आने के बाद हुई बारिश के कारण यहाँ के पहाड़ और जंगल और भी खूबसूरत दिखाई देने लगे हैं। और इसी के साथ 15 संभाग 15 खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।